तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सफ़र करना बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन जब वही सफ़र तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि आपकी रूह तक कपकपा जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें सफ़र करना ही पसंद नहीं होता, लेकिन मैं वो इंसान था जिसे घूमने का बहुत शौक़ था। लेकिन इस घटना के बाद मानो मैंने घूमना फिरना ना के बराबर कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर उस मुर्दे का डर जो बैठ गया था। वो जिंदा मुर्दा मेरे सपने में आज भी आता है। उसी मुर्दे की वजह से मैंने घूमना ही बंद कर दिया। दरअसल वो कहते हैं ना कि जब कोई ऊपरी शक्ति तुम्हारे ऊपर धावा बोल दे तो तुम्हारी ज़िंदगी अधमरी बन जाती है, और उसे पीछा तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि उसका कोई तोड़ न निकाल ले। ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं अपने गांव चिचौली जा रहा था, वो भी अपने ताऊ के लड़के के साथ, जिसका नाम ललित था। ललित और मैं अच्छे दोस्त बन चुके थे, क्योंकि पहले वो गांव में रहा करता था। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो वो दिल्ली आ गया, और दिल्ली आने के बाद मेरे पापा ने उसकी जॉब लगवा दी। बाद में वो यहीं पर मेरे साथ रहने लगा। उसको मेरे साथ रहते रहते 3 साल हो चुके थे। हम दोनों की आपस में बहुत ही ज़्यादा बनने लगे थे, और हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को राजी था, क्योंकि दोस्ती का मतलब भी यही होता है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये आ गई कि उसने मुझे बिना बताए ही कोर्ट मैरिज कर ले। लेकिन कोर्ट मैरिज करने के बाद ही उसने मुझे कॉल कर दिया, जिसके बाद मैंने उससे बोला कि अरे यार, बिना बताए तो कोर्ट में शादी करने के लिए कैसे चला गया। उस वक्त मेरा दोस्त ललित एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, पर जब उसके घर वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने उस बिल्डिंग से कमरा खाली कर दिया, जिसके चलते ललित ने उस लड़की को भगाकर कोर्ट में शादी कर ली। लेकिन उसने घर में किसी को पता नहीं लगने दिया। शादी करने के बाद दोनों अपने घर में रहने लगे। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उससे बोला कि भाई, जब शादी कर ही ली है तो सबको बता भी दे। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस वक्त कोर्ट मैरिज के पेपर नहीं आए थे, जिसके चलते वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए वो किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगने दे रहा था। लेकिन एक दिन हमें खबर मिली कि गांव में भागवत है, और भागवत के दिन हम गांव में ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता था। इसलिए ललित ने काम पर से छुट्टी ले ली, और उस समय मेरी भी छुट्टियां चल रही थी। जिसके बाद हम दोनों ने तैयारी की, और फिर शाम को हम दोनों निकलने वाले थे कि तभी उसी वक्त ललित के पास वकील का कॉल आ गया। तभी वकील ने कहा कि तुम्हें डॉक्यूमेंट लेने नहीं आना है क्या, कितने दिन हो गए हैं। जिस पर ललित ने वकील को ये कहकर फ़ोन काट दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, और वो 10 दिन के बाद आएगा। और इतना कहने के बाद हम दोनों निकल पड़े। जब हम दोनों घर से निकले थे तब तक रात के 8 बज गए थे। हमने ऑटो लिया, और उसके बाद हम दोनों सीधा बस स्टैंड पहुँचे। बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद हम बस में चढ़ गए, और फिर कुछ समय के बाद बस ने भी चलना शुरू कर दिया। जब बस स्टैंड से निकले तो तब तक रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त गर्मियों का महीना चल रहा था। मौसम उस वक्त बहुत ही अच्छा हो रखा था। बस में से बाहर का नज़ारा मुझे देखना बहुत पसंद था, इसलिए मैं विंडो सीट पर बैठा हुआ था। ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था, क्योंकि मुझे सफ़र में मज़ा जो आता है। अभी हम दोनों सफ़र का आनंद ही ले रहे थे कि तभी एकदम से बस रुक गई। बस को अचानक ही रुकता देख मैंने जब बस कंडक्टर से पूछा, अरे भाई क्या हुआ, तो उसने बताया कि पुलिस ने बस रोकी हुई है। और इतना कहकर वो बस से नीचे उतर गया, और फिर कुछ देर के बाद वो वापस आ गया। दरअसल मैं जिस बस में बैठा था वो एक प्राइवेट बस थी, इसलिए पुलिस ने बस को रोका हुआ था। लेकिन कुछ देर के बाद ही उन्होंने जाने के लिए बोल दिया, जिसके बाद से बस वहाँ से निकल पड़ी। फिर कुछ देर सफ़र करने के बाद जब हमारी बस एक ढाबे पर रुकी तो उसके बाद मैंने ललित से कहा, चल भाई यार, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़ोर की भूख लग रही है। जब मैंने ललित से ये कहा तो उसके बाद उसने भी मेरी बात पर हामी भर दी, जिसके चलते मैं और ललित बस से नीचे उतर गए। बस से नीचे उतरने के बाद ललित ने मुझसे बोला, यार इस ढाबे पर तो मुझे आसपास कोई सिगरेट की दुकान भी नहीं दिख रही है। जिस पर मैंने उससे बोला, हाँ भाई यार, अब तो सारा दिमाग ही खराब हो रहा है, अगर हमें सिगरेट नहीं मिली तो हमारा क्या होगा। दरअसल मुझे और ललित को सिगरेट की तलब बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी। हम जब तक सिगरेट नहीं पीते हैं तब तक हमें चैन नहीं मिलता। जब हम दोनों को वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं दिखी तो उसके बाद हम दोनों ढाबे पर गए और उससे पूछा कि
यार भाई साहब, यहाँ कोई आसपास सिगरेट की दुकान नहीं है क्या? दरअसल हमें एक सिगरेट चाहिए थी और इस ढाबे पर तो कोई दुकान ही नहीं है। जब हमने उस ढाबे वाले को ये बोला तो उसने हमसे कहा कि दुकान तो है पर वो दुकान थोड़ा आगे है। जैसे उस ढाबे वाले ने हमसे ये बोला कि तभी हम दोनों उसके पास से जाने लगे। जैसे हम वहाँ से आगे बढ़े कि तभी उस ढाबे वाले ने हमसे बोला कि पहले मेरी बात तो सुन लो। लेकिन हम दोनों को सिगरेट की इतनी ज़्यादा तलब थी कि हमने उससे कहा कि हम आकर तुम्हारी बात सुनते हैं। और इतना कहने के बाद हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। दोस्तों फिर जब कुछ दूर जाने के बाद हम दोनों को वो दुकान दिखाई दे तो उसके बाद जो हम दोनों को खुशी मिले उस खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। जब हम उस दुकान के पास पहुँचे तो हमने देखा कि उस दुकान में कोई था ही नहीं। किसी को भी उस दुकान में ना पा करके हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर इस दुकान का मालिक कहाँ गया। हम दोनों ने उस दुकान के बाहर से काफ़ी आवाज़ लगाई, अरे भाई कोई है क्या यहाँ पर? लेकिन काफ़ी आवाज़ लगाने के बावजूद भी हम दोनों को किसी की भी आवाज़ नहीं आई। जिसके बाद ललित ने मुझसे बोला कि चल भाई यार चलते हैं यहाँ से। लगता है आज बिना सिगरेट के ही हम दोनों को सफ़र करना होगा, जो हमारे साथ पहली बार हो रहा है। पता नहीं यार इस बस वाले को ये ढाबा मिला था। ललित की ये बात सुनने के बाद मैंने भी उससे बोला कि हाँ यार चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। जब हम दोनों वहाँ से निकलने लगे कि तभी एकदम से हमें उस दुकान से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब हमारे कानों में किसी की आवाज़ पड़ी कि तभी हमारे बढ़ते कदम वहीं पर थम से गए। और उसके बाद जब हमने उस दुकान के अंदर देखा तो हमने पाया कि उस दुकान में अब एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। उस आदमी को उस दुकान के अंदर देखकर हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा राहत मिली। लेकिन जब मैंने उस आदमी से पूछा, अरे भाई कहाँ पर चले गए थे तुम? अगर तुम नहीं आते तो आज हमारा दिन तो बिना सिगरेट के ही रहता। जब हमने उस दुकानदार से ये बोला तो उसके बाद उसने बोला कि अरे वो मैं अंदर कुछ काम कर रहा था जिसके चलते आप लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दी। और जब मैं आया तो आप लोग जाते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते मैंने आपको आवाज़ लगाई। तभी हमने उस आदमी से बोला कि अच्छा एक काम करो, हमें एक सिगरेट दे दो और अलग से एक डिब्बी भी दे देना। उस दुकानदार ने हमें सिगरेट तो दे दी और उसके बाद उस आदमी ने हमसे बोला कि तुम लोग कहाँ से आए हो? उसके एक कहने के बाद मैंने उससे बोला कि यहीं पास में जो ढाबा है ना हमारे पास वहीं पर रुकी हुई है, वहाँ पर कोई दुकान नहीं थी। तो वहाँ के ढाबे वाले ने हमें इस दुकान के बारे में बताया, जिसके बाद हम यहाँ पर आ गए। मैंने अभी उससे इतना ही कहा था कि तभी उसके पास एक औरत आ गई और उस औरत को देखते मेरी आंखें उस औरत पे ही टिकी रह गई। उस औरत की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। अभी मेरी आंखें उसी औरत को ही देख रही थी कि तभी ललित ने मुझसे बोला कि मैं ज़रा बाथरूम करके आता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। जैसे ललित मेरे पास से गया तो उसके साथ साथ वो औरत अचानक से गायब हो गई। उस औरत को गायब होता देख मैंने उस दुकानदार से पूछा, अरे भाई साहब वो औरत कहाँ चली गई जो अभी आपके बगल में खड़ी थी? जब मैंने उससे ये बोला तो उसने कहा, मेरे बगल में तो कोई औरत नहीं थी, आप कैसी बातें कर रहे हो? जब उसने मुझसे ये कहा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उस दुकानदार से कहा, अरे अभी तो तुम्हारे बगल में एक औरत खड़ी थी ना, और तुम कह रहे हो कोई नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे उस दुकानदार से काफ़ी देर तक बहस चलती रही, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद वो मेरा बहन भी हो सकता है। अभी मैं उसी औरत के बारे में ही सोच रहा था कि तभी मैंने देखा कि ललित अभी तक वापस नहीं आया है। ललित को वापस ना आता देख मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अब तक कहाँ गायब हो गया है, क्योंकि उसे गए हुए काफ़ी समय हो चुका था। जिसके चलते मैंने सोचा कि मुझे ही चलकर देखना होगा कि अब ये कहाँ गया है। यही सब सोचने के बाद जब मैं ललित को ढूंढने के लिए आगे गया तो मुझे ललित कहीं भी नज़र ही नहीं आया। ललित के नज़र न आने पर मैं थोड़ा घबरा गया कि ये अचानक से कहाँ गायब हो गया। तभी मैंने ललित को आवाज़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन काफ़ी आवाज़ लगाने के बावजूद भी उसकी आवाज़ नहीं आई। जब मुझे उसकी आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा कि मुझे जंगल के और भी अंदर जाकर देखना चाहिए। जब उसे आवाज़ लगाते लगाते मैं जंगल के अंदर गया तो मैंने देखा कि ललित मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। ललित को कहीं पर ना पाकर मैं अब और भी ज़्यादा घबराने लगा, क्योंकि ये बात ही घबराने वाली थी। दोस्तों उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे एक बार उस दुकानदार के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि उसने मेरे दोस्त को देखा है कि नहीं और वो कहाँ पर गया है। और इन्हीं सब बातों के साथ साथ जब मैं उस दुकानदार के पास पहुंचा तो उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी सांसें मानो
एक पल के लिए थम से गए थे। दरअसल मैंने देखा कि वो दुकान पूरी तरह से खाली थी। उस दुकान में ना तो वो आदमी था और ना ही उस दुकान के अंदर कोई भी सामान मौजूद था। वो दुकान अब इतनी ज़्यादा पुरानी लग रही थी जैसे कि वो काफ़ी सालों से ऐसे ही बंद पड़ी हो। अभी मैं डरा से ना उसी दुकान के पास खड़ा हुआ था कि तभी मुझे एकदम से ललित की आवाज़ सुनाई दी। ललित की आवाज़ सुनते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे उसकी आवाज़ जंगल के अंदर से आती हुई सुनाई दी। उसकी आवाज़ को सुनते ही मैं सीधा उसके पास भागा और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक कब्रिस्तान में था, लेकिन उसके बगल में वही दुकानदार और वही औरत खड़े हुए थे। उन दोनों को वहाँ पर खड़ा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस समय मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। अभी मैं उन्हीं लोगों को ही देख रहा था कि तभी ललित ने दर्द भरी आवाज़ में बोला, भाई भाई मुझे बचा ले। जैसे मैंने ललित की आवाज़ सुनी तो उसके बाद मैंने जैसे ललित के पास जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना चाहा तो मेरे कदम आगे बढ़ ही नहीं पाए। पता नहीं उस वक्त मेरे पैरों को क्या हो गया था कि वो हिल तक नहीं पा रहे थे। उस वक्त मेरा शरीर भी एकदम से जम सा गया था। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी ललित ने मुझसे बोला, भाई भाई ये दोनों मुझे नहीं छोड़ेंगे। जब ललित ने मुझसे ये बोला तो मैंने उसे समझाते हुए कहा कि भाई पता नहीं मेरे पूरे शरीर को अचानक से क्या हो गया है, मैं अपने आप को हिला तक नहीं पा रहा हूँ। उस वक्त मैं जी तोड़ कोशिश तो कर रहा था पर पता नहीं क्यों लेकिन मेरी उस कोशिश से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। जब ललित ने मेरी बात सुनी तो वो भी समझ गया कि हम कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अभी मैं वहीं पर पत्थर की तरह जमा हुआ खड़ा था कि तभी वो लोग ललित को लेकर वहाँ से जाने लगे। उन लोगों को ललित को ले जाता देख मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह को अब पता नहीं क्या हो गया था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अब कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। अभी मैं इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी मैंने देखा कि अब वो लोग मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन लोगों को कहीं ना पाकर अब मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि वो लोग ललित के साथ कुछ कर ना दें। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अब मेरा पूरा शरीर अचानक से नॉर्मल हो गया था। अपने शरीर को नॉर्मल होता देख मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैं उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे ललित को ढूंढने के लिए भागा। जब मैं उस कब्रिस्तान के अंदर गया तो मैंने देखा कि जहाँ से ललित गायब हुआ था वहाँ पर तो बस एक दीवार बनी हुई थी। उस दीवार को देखकर मेरी सांसें मानो एक पल के लिए थम सी गई थी। मुझे अब घबराहट होने लगी। मैं वहीं पर अब घुटने टेक कर बैठ गया और अब मेरी आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे, क्योंकि मुझे ये एहसास हो गया था कि मैंने ललित को खो दिया है। लेकिन फिर इसी बीच एक कब्र में हलचल हुई और जब मैं उस कब्र के पास पहुंचा तो उसके बाद मैंने देखा कि उस कब्र से आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ ललित की ही थी। फिर जब मैंने उस कब्र को हटाया तो मैंने देखा कि ललित उस कब्र के अंदर लेटा हुआ था और साथ ही उसके हाथ पैर पेड़ों की जड़ों से बंधे हुए थे। जैसे मैंने ललित को कब्र के अंदर देखा तो उसके बाद फौरन ही मैंने उसको बाहर निकाला और उसके बाद मैंने उसके हाथ पैर खोल दिए। जब मैंने ललित से पूछा कि तू यहाँ पर कैसे पहुँचा तो उसके बाद उसने बताया कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया था। उन लोगों का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक है। वो लोग कोई आम इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत हैं। लगता है हम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हो सकता है कि वो लोग फिर से हमारे सामने ना आ जाएं। अभी हम दोनों यही सब सोच रहे थे कि तभी वही औरत और वो आदमी हमारे सामने आ गया, लेकिन इस बार वो मुर्दे बने हुए थे। उन लोगों को देखकर हमारा डर अब और भी बढ़ते जा रहा था। अभी हम दोनों डरे से हमें वहीं पर खड़े थे कि तभी कुछ लोगों की आवाज़ें हम दोनों को सुनाई दी और जब हमने उन लोगों की आवाज़ की तरफ देखा तो हमने पाया कि वो वही ढाबे वाला था और उसके साथ साथ कुछ और भी लोग मौजूद थे। लेकिन जैसे उन दोनों मुर्दों ने उन लोगों को देखा तो वो लोग एकदम से गायब हो गए और उन मुर्दों के गायब होते वो ढाबे वाला हमारे पास आ गया और उन्होंने कहा कि चलो जल्दी चलो हमारे साथ। और फिर हम दोनों उस ढाबे वाले के साथ वहाँ से निकलकर ढाबे के पास आ गए। जब हम दोनों ढाबे पर पहुँचे तो उसके बाद ही हमारी जान में जान आई। तभी उस ढाबे वाले ने हमें पानी दिया और उसके बाद उसने कहा कि जब मैं तुम्हें रुकने के लिए बोल रहा था तो तुम क्यों नहीं रुके? तुम्हें मालूम भी है वो दुकान भूतिया दुकान है। अगर मैं नहीं आता तो शायद तुम दोनों आज नहीं बचते।
उस ढाबे वाले की ये बात सुनने के बाद मैंने उस ढाबे वाले को धन्यवाद किया और फिर उसने मुझे बताया कि काफ़ी साल पहले कुछ हरामी गुंडों ने रात के समय उस औरत के साथ गलत काम किया और जब उसके पति ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन गुंडों ने उन दोनों को मारकर उसी कब्रिस्तान में गाड़ दिया और उसके साथ इस दुकान को आग लगा दी। और तब से रात के वक्त जो कोई भी उस दुकान के पास गया तो उसके बाद से उस आदमी की लाश उसी कब्रिस्तान में गड़ी हुई मिले। दोस्तों, ये सब बातें सुनने के बाद हम दोनों के हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों को उन लोगों के लिए बुरा तो बहुत लगा, लेकिन हम दोनों कर भी क्या सकते थे। हम दोनों उस ढाबे वाले की बात सुनने के बाद बस में जाकर बैठ गए, क्योंकि बस भी वहाँ से जाने वाले थे। जब हम दोनों गांव पहुँचे तो उसके बाद हम सीधा गांव के पंडित जी के पास गए और उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर झाड़ फूँक किया और उसके बाद उन्होंने कहा अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर तब से लेकर आज तक हम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।